किसी भी देश का भविष्य बच्चे होते हैं। बच्चे अगर पढ़ लिख कर संस्कारित होंगे तो देश का भविष्य और बेहतर होगा, मजबूत होगा। तमाम सामाजिक संस्थाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, संस्कार देने के लिए लगी हुई हैं। मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्लम एरिया में जाकर नीड फाउंडेशन मलिन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, संस्कार देने के लिए पहली बार उन्होंने कदम उठाया है। हमारे साथ में हैं कन्हैया जी, वरिष्ठ समाजसेवी हैं, लंबे समय से बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। बात करेंगे कि नीड फाउंडेशन है क्या और उनका काम क्या है। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी चैनल में। ये नीड फाउंडेशन है क्या और क्यों जरूरत ऐसी पड़ी कि स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाया जाए और उन्हें जो है शिक्षित और संस्कारित किया जाए? देखिए, मैं पहली बात तो कहना चाहता हूँ, जैसा अभी आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन में कहा कि यही नीड फाउंडेशन ने पहली बार स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने का संकल्प किया है। ऐसा नहीं है, तमाम ऐसी संस्थाएं पहले से स्लम एरिया में जाकर और बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। थोड़ा सा हमारा और उनके काम की एक जो भिन्नता है वो ये है कि अभी तक इन बस्तियों में जो एनजीओ या सेवा संगठन काम कर रहे हैं, उनका सामान्यतः काम का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है कि वो सायंकाल या वीकेंड में और उन बस्तियों में जाते हैं, बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको कुछ पढ़ाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, या साप्ताहिक रूप से रविवार को, शनिवार को उन बस्तियों में जाकर पढ़ाते हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि उन बस्तियों में जो जाने वाले ये संस्थाएं हैं वो बड़े मन से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में एक अधूरापन है जी। वो अधूरापन ये है कि वर्षों वर्षों उस बस्ती में बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्कार केंद्र चलाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ पाता क्योंकि लगातार वहाँ बच्चे उसमें बदलते रहते हैं जी। तो हमको लग रहा था कि उस बस्तियों में से कुछ ऐसे बच्चों को जो मेधावी हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर हम उन बस्तियों से उनको किसी अच्छे एनवायरनमेंट में ले जा सके, कोई आवासीय सुविधा उनको दे सके, जहाँ वो उस बस्ती का जो एनवायरनमेंट है, जो क्योंकि वो पढ़ाई का नहीं है, वहाँ से थोड़ा दूर और एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकें आवासीय। हमारा प्रयास ये है कि हम उन बस्तियों में से ऐसे बच्चों को लें और ऐसे स्थानों पर जहाँ आवासीय कोई विद्यालय है, कोई आवासीय परिसर है, वहाँ उनको रखकर उनको कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हम उनको उस आवासीय परिसर में दें और उसके बाद कक्षा 12 के बाद उनको स्वावलंबी बनाने हेतु कक्षा 12 के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो अगर नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो नीट का एग्ज़ाम दें, सीपीटी का एग्ज़ाम दें, एनडीए का एग्ज़ाम दें। नई शिक्षा नीति में कक्षा 12 के बाद शिक्षक बनने के लिए जो सरकार ने एग्ज़ाम की घोषणा की है वो एग्ज़ाम दें। कक्षा 12 के बाद वो स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो और उस समय उनको नए नीड में रहने की आवश्यकता होगी तो नए नीड में, अथवा ये जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की जहाँ पर वो तैयारी करना चाहें वहाँ पर रहकर वो पढ़ें, उनके लिए हम छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें। इस प्रकार का ये काम हमने रखा है। हमको लगता था कि उन बस्तियों में रहने वाले बच्चे वहाँ रहकर उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते जितना अच्छा वो अगर उनको एक आवासीय परिसर हम प्राप्त करा सकें। इस दृष्टि से इस काम की शिक्षा के साथ जो है संस्कार भी जोड़ेंगे। संस्कार जी, हमारे 3 हमने मोटो वर्ड रखे हैं, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। जब वो एक आवासीय परिसर में रहेंगे तो अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छे संस्कार मिले। संस्कार का अर्थ है कि वो जीवन की वास्तविकताओं से संघर्ष कर सके, ऐसी एक क्षमता उनकी विकसित हो, साहस उनमें विकसित हो, देश के प्रति प्रेम उनमें विकसित हो, अपनी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धरोहर है, उसके प्रति श्रद्धा उनके मन में निर्माण हो। इस प्रकार के संस्कार देने का हम प्रयास करेंगे। तो शिक्षा, संस्कार और उसके पश्चात स्वावलंबन। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि किस क्लास तक के बच्चों को आप लेंगे, किस उम्र तक के बच्चों को लेंगे और उन्हें कैसे रखेंगे आवासीय परिसर में, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी है? देखिए, अभी हमने ऐसा विचार किया है कि कक्षा 5 तक कम से कम वो पढ़ा हुआ विद्यार्थी जी, क्योंकि कक्षा 5 तक पढ़ते समय एक 10 वर्ष से 12 वर्ष की उसकी आयु हो जाती है। वो अपने छोटे छोटे काम खुद कर सकता है, अपने कपड़े धोना है, अपने बिस्तर बिछाना है, अपनी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं तो उनको वो खुद पूर्ति कर सकता है। तो एक 10 से 12 वर्ष की उसकी उम्र हो, कक्षा 5 तक की उसकी पढ़ाई हो और कक्षा 6 से हम उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी हमने इस प्रकार का विचार किया है। बाकी आगे के जिस प्रकार के अनुभव आएंगे तो उसके आधार पर हम कर सकते हैं। उनके रहने का, खाने का सारा खर्च जो है समाज के सहयोग से हम समाज के सहयोग से करेंगे। तो
अभी क्या प्रकल्प शुरू हो गया है या पहली बार नहीं, आवास ये जो है परिसर? वर्ष 2021 का जो एकेडमिक ईयर प्रारंभ होगा अप्रैल से, जी जी, अगर सब कुछ कोरोना वगैरह की स्थिति ठीक रहती है तो 1 अप्रैल से अगर नया सत्र प्रारंभ होगा तो हम ये पहला बैच स्टार्ट करेंगे मेरठ के माधवकुंज से। मेरठ में शताब्दी नगर में माधवकुंज नाम का एक परिसर है, ये जन सेवा न्यास के द्वारा वहाँ एक CBSE का इंटर कॉलेज संचालित होता है। वहीं हमें छात्रावास का परिसर जन सेवा न्यास के सहयोग से प्राप्त हुआ है, तो वहाँ हम प्रारंभ करेंगे। अभी हम बच्चों का चयन करने की प्रक्रिया इसके लिए संपर्क कर रहे हैं। बच्चों के चयन में प्रक्रिया में उन्हें निकालना, भेजना, उनके अभिभावकों से संपर्क करना, ये बहुत मुश्किल का काम होगा, क्योंकि स्लम एरिया में अमूमन बच्चे कमाने लगते हैं, 10 रुपये 50 रुपये रोज कमाते हैं, तो माँ बाप जो है भेजते नहीं, तो ये टफ है। इसे कैसे करेंगे? इसके लिए हमने 2 प्रकार सोचे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो पहले से उन लोगों के बीच में सेवा का कार्य कर रही है, पढ़ाई का कार्य कर रही है, तो उन संस्थाओं पर वहाँ के लोगों को विश्वास भी है और उन संस्थाओं को चलाने वाले लोगों को उस बस्ती में बच्चों के बारे में उनको ठीक सूचना भी है कि कौन बच्चे अच्छे हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उनके अभिभावक भी चाहते हैं कि वो पढ़े, लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की रहती है कि वो नहीं पढ़ सकते। तो ये जो NGOs हैं, ये जो सेवाभावी संस्थाएं हैं जो वहाँ पहले से काम कर रही हैं, जैसे सेवा भारती एक पूरा राष्ट्रीय संगठन है और लगभग हर शहर में इस प्रकार की बस्तियों में सेवा भारती के कार्यकर्ता पहले से काम कर रहे हैं। और भी कई संस्थाएं छोटी, जैसे मुरादाबाद में वहाँ के युवकों ने एक संस्था बनाई है परिवर्तन द चेंज। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम इन बच्चों का चयन करेंगे और अभिभावकों को भी विश्वास में लेंगे। इसीलिए अभी मैं भी जनवरी और फरवरी 2 माह ये जो हमने कुछ महानगर चुने हैं, इन सब महानगरों में जाकर वहाँ हम पेरेंट्स की मीटिंग भी करेंगे, उनको समझाएंगे भी। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जो अभिभावक है वो कितना भी गरीब हो, कितना भी उसको आर्थिक आवश्यकता हो, हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, काबिल बने और आगे बढ़े। तो अभी कुछ बच्चों मतलब पहले बैच में कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने बच्चों को? देखिए, हमारा लक्ष्य तो है कि कम से कम 40 बच्चे हों जी, क्योंकि जिस विद्यालय में हम इनका प्रवेश कराएंगे वहाँ हम एक अलग सेक्शन इन बच्चों का रखेंगे। कारण क्या है, उस विद्यालय में पहले से लगभग 1000 बच्चे आसपास की कॉलोनी से आते हैं, शहर से पूरे आते हैं। अब ये स्वाभाविक है कि वो बच्चे संपन्न परिवारों से आते हैं जी, और ये बच्चे बस्तियों से आएंगे, तो दोनों के स्तर में अंतर रहेगा। मैं स्तर से तात्पर्य मेरा है पढ़ाई लिखाई का स्तर जी। वो बच्चे कक्षा 5 किसी प्राइवेट स्कूल से, इंग्लिश स्कूल से सबसे करके आते हैं ये, तो इसलिए दोनों के अंतर होगा। ये बच्चे उससे डिमोटिवेट ना हो जाए क्लास में, इसलिए हम एक अलग से इनका पूरा सेक्शन बनाएंगे। तो 35 से 40 बच्चों का एक सेक्शन हमारा बन सके, ये हमारा प्रयास। ज़्यादा बच्चे आएंगे तो फिर हम 2 सेक्शन बनाएंगे जी। ये एक छोटी सी पहल है, शुरुआत है कि जिससे बच्चे पढ़ाई भी करें शिक्षा से और संस्कार से भी जुड़े। अभी आप सुन रहे थे कन्हैया जी को, और कन्हैया जी ने ये बताया कि मूल जो उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद संस्कार से जुड़े और राष्ट्र की भावना से जुड़े और काम करें। और ये प्रकल्प नेह नीड़ फाउंडेशन है जो मेरठ से शुरुआत हो रहा है, छोटा सा पौधा है और ये आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत बड़ा काम करे। और वास्तव में आज जरूरत भी थी स्लम एरिया के बच्चों को मूल धारा से जोड़ने के लिए, जैसा लग रहा था कन्हैया जी को कि ये बच्चे कट रहे हैं, उन्हें मूल धारा से जोड़ने के लिए